व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप मेरे बच्चे ठीक होंगे। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 125 है। इसमें हम देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कैश फ्लो आप कर चुके हो, वो थोड़ा सा लेंथी था। ये बहुत ही इजी होगा और ये आप बहुत बड़ी इजीली समझ पाओगे अब, क्योंकि अब आपको एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना आ गया है। ठीक है, हम इस टॉपिक में बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। ये छोटी सी एग्जांपल है। मान लो कोई कंपनी मशीन परचेज करती है। अब मशीन खरीदेगी तो पैसा जाएगा, है ना। कैश आउटफ्लो है, वो -50,000 से रिप्रेजेंट करा जाएगा। माइनस हम शो नहीं कर सकते, हम ब्रैकेट लगा के शो करते हैं। मैंने सेपरेटली बताया है, ठीक है। और अगर कंपनी ने मशीनरी बेची, अब सेल ऑफ मशीनरी है, मशीनरी बाहर गई, अंदर आया पैसा, तो कैश इनफ्लो होगा। क्लियर। तो इस ट्रांजैक्शन से नेट कैश फ्लो क्या हुआ? मशीन परचेज्ड, मशीन परचेज करी, कैश बाहर गया नेगेटिव, मशीन बेची, कैश अंदर आया, तो नेट क्या आएगा? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो कितना था? 15,000। आउटफ्लो कितना था? -50,000। तो नेट क्या रहा बच्चों? नेट रहा आउटफ्लो। नेट कैश यूज इज 35,000, बट इसका नेचर क्या रहेगा? आउटफ्लो का। क्लियर है? ये छोटी सी एग्जांपल से आपको पता लग गया ना। अब यही सब रहेगा इन्वेस्टिंग में। ऑपरेटिंग की तरह नहीं रहेगा कि आपने उल्टा चलना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, ये एक्टिविटीज बहुत कम होती हैं। तो इसमें आपने एक्टिविटी टू एक्टिविटी नेट कैश फ्लो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब कोई बैकवर्ड्स नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है बच्चों? इन्वेस्टिंग का मतलब है, आपको समझ लग गया कि कंपनी ने अब रूटीन ऑपरेशंस के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर रही। रूटीन ऑपरेशंस के लिए तो वो कर चुकी है ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। अब वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज कर रही है अपने डेली के कामकाज चलाने के लिए। सपोज लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करती है। तो इन सारी एक्टिविटीज को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, या कंपनी के पास सपोज पैसा ज्यादा है, तो वो मनी इन्वेस्ट करता है कि कुछ उसको फ्यूचर इनकम मिले। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है बच्चों? सपोज वो किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर ले, कोई 4-5 साल की एफडी करवा ले, तो ये भी इन्वेस्टिंग है। और कुछ इन्वेस्टिंग है जिसमें वो एसेट्स क्रिएट करता है अपना ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए। सपोज प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर दी, है ना। तो ये सब इन्वेस्टिंग में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को आपने सेपरेटली शो करना है, इसको कभी भी मिक्स नहीं करना। आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि 3 तरह की एक्टिविटीज हैं, है ना। ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है बच्चों। ठीक है, हाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यूजुअली सिग्नल्स दैट अ बिजनेस इज प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्लियर है? तो ये इसी वजह से इन्वेस्टिंग को एक सेपरेट दर्जा दिया गया है। तो कैश फ्लो मैकेनिक्स तो आपको इसका पता ही है क्या रहेगा। अगर कंपनी कैश यूज करेगी, कैश आउटफ्लो होगा। अगर कैश वो एसेट बेचेगी, ठीक है, तो पैसा अंदर आएगा, तो कैश का इनफ्लो होगा। अब आउटफ्लो कहां कहां हो सकता है? जब एक्चुअल में कंपनी इन्वेस्ट करती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करा, कोई इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स गुडविल परचेज करे, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में उसने जैसे शेयर्स डिबेंचर्स में परचेज करी, ठीक है, कहीं को लोन्स दिए। पर मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म की बात इन एक्टिविटीज में करेंगे। क्लियर है? ये तो था आउटफ्लो। इनफ्लो कब होता है? जब कंपनी अब अपना एसेट्स बेचती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेचा, इंटेंजिबल बेचा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेचे। अब बेचने की बारी आ रही है, तो पैसा उसको मिलेगा। क्लियर है? तो एक बार मैं फिर से बता दूं बच्चों, मिस्टेक नहीं करना। कौन से एसेट्स कंसीडर करने हैं आपने? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, करंट एसेट्स, ये सारे करंट है। ठीक है, ये कंसीडर नहीं करने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्लियर है? क्योंकि यहीं पे आपका ट्रैप आता है। तो एग्जाम में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं होती बच्चों। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स में आता क्या क्या है? आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सपोज आपको किसी ने चेक दिया, तो ये कैश इक्विवेलेंट है ना। आप इमीडिएटली भी उसको कैश करा सकते हो, तो अब ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में अगर कोई कैश इक्विवेलेंट है तो हम मान के चलेंगे कि वो 3 मंथ्स में उसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसका मेच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 3 मंथ्स है। क्लियर है? तो क्या इसका रिजल्ट है? दे आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कैश, नॉट एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो अब इन्वेस्टिंग में कैश फ्लो फाइंड आउट करने का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल। ट्रांजैक्शन भाई आपको सामने दिखेगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखेगा, चेंज आप फाइंड आउट कर लोगे। चेंज में परचेज एंड सेल का इफेक्ट आएगा। सिंपल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, क्या? क्लोजिंग इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल माइनस डेप्रिसिएशन। वेरी सिंपल इक्वेशन है बच्चों, ऑलरेडी आपने ऑपरेटिंग में करी है। ठीक है? कभी कभार ऐसा आता है आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है? सपोज परचेज कोई या परचेज है या सेल है या डेप्रिसिएशन है, कुछ चीजें मिसिंग हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे बच्चों? आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट जिसको बोलते हैं, जिसमें आप जब सेल करते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो, तो आप क्रिएट करते हो ना, ऑलरेडी ऑपरेटिंग में मैंने आपको बताया था, तब आप वो अकाउंट क्रिएट करोगे। सिंपल डेबिट क्रेडिट मैच करोगे, आपके पास एक आध फिगर कोई मिसिंग होगी तो वो वहां से निकल जाएगी। ठीक है? अगर आप ये अकाउंट प्रिपेयर करते हो ना, आपके मार्क्स कभी कट ही नहीं सकते। क्लियर है? तो और इन एक्टिविटीज में पहले के जैसे, क्योंकि अब कैश का फ्लो देख रहे हैं तो नॉन कैश आइटम्स को हमने कंसीडर नहीं करना। ठीक है? डेप्रिसिएशन है, ऑफ कोर्स नॉन कैश है, बट नॉन कैश में ये ऑपरेटिंग का पार्ट है बच्चों। ठीक है? तो हमने इस सॉरी ये है इसका इसी का पार्ट है, क्योंकि एसेट्स डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है? तो आपको मैंने बताया हुआ है, हमने डेप्रिसिएशन को कैश फ्लो में कंसीडर नहीं करना, ये एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंस है, इन्वेस्टिंग का रिलेटेड एक्सपेंस है, बट नॉन कैश है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है? कहां पे कंसीडर नहीं करोगे? कैश फ्लो निकालने में, बट मशीनरी की वैल्यू निकालनी है, रेजिडुअल वैल्यू निकालनी है, वहां पे तो इसका यूज होगा ही ना। ठीक है? तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आती है, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, पैसा बाहर जा रहा है, माइनस होगा, बेच रहे हो, प्लस होगा। डेप्रीसिएशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है, नो डाउट, बट इसमें कैश का फ्लो नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है? तो करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हमने यहां पे कंसीडर नहीं करनी, उसमें क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो एक्सक्लूड होंगे। क्लियर है बच्चों? तो फाइनल एग्जाम टिप्स में आपको एक बार समराइज कर देता हूं। हमेशा आपने नोट टू अकाउंट्स भी चेक करा करने हैं, बिकॉज उसमें कभी कभार कोई हिडन एडजस्टमेंट मेंशन होती है। ठीक है? आपने क्लियरली पेपर में नेट कैश फ्लो बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, एंड डबल चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट है कि या नॉन करंट है, ये आपने चेक करना है। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा बच्चों और डिटेल में मैं आपको लेके चलता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कि उसमें और क्या क्या होगा। क्लियर है? इनफ्लो का आपको पता लग गया कि इनफ्लो कब होना है, आउटफ्लो कब होना है। ठीक है? फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो में पैसा आएगा, आउटफ्लो में पैसा जाएगा। पैसा आता कब है? जब सेल ऑफ एसेट्स है। जाता कब है? जब परचेज ऑफ एसेट्स है। नॉर्मली यही रहेगा। ठीक है? इनफ्लो के सोर्सेज देखते हैं, आएगा कब? जब आप सेल करोगे, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म, ये चीजें आप सेल आउट कर रहे हो तो आपको पैसा आ रहा है। क्लियर है? इनफ्लो में एक और भी है बच्चों, एक और चीज भी है, जरूरी नहीं है सेल है, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट भी रहता है। मान लो आपने कोई लंबे समय के लिए एफडी करवा दी, ठीक है, आपने शेयर्स परचेज कर लिए, आपको डिविडेंड मिला ना, इंटरेस्ट मिला ना, ये क्या है? ये पैसा आ रहा है, बट इसमें रिटर्न्स हैं एक तरह से, तो ये भी आपका इनफ्लो में आएगा। मान लो आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, आपको रेंट मिला उसका, ठीक है, तो ये क्या है? इनफ्लो हो रहा है बच्चों। ठीक है? इनफ्लो हो रहा है तो ये भी, बट ये रिटर्न्स के थ्रू हो रहा है, ये सेल के थ्रू नहीं हो रहा। आप कोई एसेट बेच नहीं रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको उसका रिटर्न्स मिल रहे हैं। क्लियर है? अब डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड रिसीव, तो आपको इसका डिफरेंस तो पता ही है। डिविडेंड पे कब करते हो? जब आपने शेयर्स परचेज कर रहे हैं, सॉरी, शेयर्स आपने शेयर्स इशू करे हैं, तब आप डिविडेंड पे करते हो। और शेयर इशू क्या है बच्चों? ये कौन सी एक्टिविटी है? आपको पैसा चाहिए था, बोरो करा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है? तभी डिविडेंड पे कर रहे हो, तो डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव कब रिसीव करते हो?
जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तभी डिविडेंड आपको मिल रहा है ना, तो डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। ओनली रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग इनफ्लो बच्चों, पेड आपने फाइनेंसिंग में कंसीडर करना है, क्लियर। तो अब सेकंड क्या आता है, कैश आउटफ्लो। अब आप कैश का यूज करोगे, यूज कब करोगे, ऑफ कोर्स परचेज के लिए बच्चों, परचेज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एडवांस, यहां पे आपने कैश यूज करा है बच्चों। आपने ये जरूर चेक करना है बच्चों, क्या डेंजर है इसमें कि कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं कंसीडर करनी। मान लो आपने परचेज करी मशीनरी, इन्वेस्टिंग तो है ही है, बट शेयर्स इशू करे हैं भाई, तो ये नॉन कैश है, ये आएगी ही नहीं, ये कहीं भी नहीं आएगी, किसी एक्टिविटी में नहीं आएगी, बिकॉज इसमें कैश ही ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। नो करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, करंट नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, ये भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो अब इसका नॉर्मली कैश फ्लो निकालने का एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट है बच्चों। देखो क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज गिवन होगी, आपने करना क्या है, सबसे पहले इनफ्लो नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर आउटफ्लो नोट डाउन कर लो, फिर कैश फ्लो का फॉर्मूला है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो नेट कैश फ्लो आपके पास निकल जाएगा। क्लियर है। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पहले से एक और दे देता हूं, पहले भी दी है। अगर मशीनरी खरीदी है, कैश आउटफ्लो है, मशीनरी बेची, इनफ्लो, डिविडेंड मिला, ये भी क्या है, इनफ्लो है, ठीक है। तो इसको, इसमें कैश फ्लो कैसे निकालोगे, अब आप सिंपल है बच्चों, इनफ्लो निकाल लो, मशीनरी बेची, डिविडेंड मिला, इनफ्लो 25,000 आ गया, ये मशीनरी सॉरी हाँ बेची थी। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी है, यहां पे मशीनरी आपने खरीदी है, ठीक है, मशीनरी खरीदी है, कैश आउटफ्लो है, तो नेट आपका यहां से कितना निकल जाएगा, 25,000 माइनस 80,000, दैट इज 55,000 नेगेटिव में बच्चों। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इट मींस आउटफ्लो ज्यादा है, ठीक है, तो नेट कैश जो है वो यूज हुआ है आपका एक्टिविटी में। क्लियर है बच्चों। तो एक बार एग्जाम ओरिएंटेड में टिप्स आपको बता देता हूं कि वो क्या रहेंगे आपके। ऑलवेज शो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज सेपरेटली, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड आर ऑलवेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके। इग्नोर नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, ओनली कंसिडर लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स, क्लियर है। नॉट करंट, क्विकली रिवाइज कर लो। इनफ्लो होगा पॉजिटिव है, आउट इसमें क्या आएगा, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव, कोई सेल ऑफ एसेट है। अगर आपने कैश आउटफ्लो कब होगा, जब आपने परचेजिंग करी, डेप्रिसिएशन को आपने इग्नोर करना है। क्लियर हो गया बच्चों। अब कभी कभार क्या होता है बच्चों, कोई मिसिंग वेरिएबल होता है, ठीक है, कोई ना कोई आइटम मिसिंग होती है, तो मिसिंग आइटम को फाइंड आउट करने का सिंपल फंडा क्या है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट आप बनाओ, सेल वाला, जो हिडन फिगर होगी ना वो वहीं पे सामने आ जाएगी, ठीक है, सिंपल, आप कभी आपसे गलती हो ही नहीं पाएगी। क्लियर है। अब एसेट्स का जो नॉर्मली अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में है तो आपका डेप्रिसिएशन भी आएगा उस अकाउंट में। क्लियर हो गया। तो अगर कॉस्ट मेथड है तो डेप्रिसिएशन सेपरेट अकाउंट में शो होता है। अब वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हो, कब बनेगा ये फिक्स्ड एसेट, अब ये बच्चों डिस्पोजल का अकाउंट है, याद रखना। रूटीन में जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो वो सेपरेट है, ये डिस्पोजल का अकाउंट है, ठीक है। तो परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, डेप्रीसिएशन आएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ये चीजें बच्चों आपने ऑलरेडी ऑपरेटिंग में कर ली है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, अगर आपने इसको थोड़ा डिटेल में देखना है तो आप ऑपरेटिंग वाला फैक्टर देख लो। क्लियर है। जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ऑलरेडी आपने पढ़ा है, उसमें क्या है, एक ही अकाउंट रहता है, आप डेप्रिसिएशन वहीं पे कंसिडर करते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सेपरेट अकाउंट्स नहीं बनेंगे। क्लियर है। तो जो बैलेंस आएगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। सेम जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले ऑपरेटिंग के लेक्चर में बताया था, मैं उसको रिप्रोड्यूस कर देता हूं बच्चों। इस तरीके से अकाउंट बनता है, ये इसकी फाउंडेशन इक्वेशन है। प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 10वीं का फॉर्मूला है। कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चों, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग माइनस डेप्रीसिएशन। तो अगर डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर निकालना वो निकल जाएगा, कोई और चीज मिसिंग है तो आप निकाल लोगे। आपको सपोज यहां पे 6 चीजें हैं ना, आपको 5 गिवन ही होंगी बच्चों, ठीक है, तो आप यहां से निकाल लोगे।
ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर आप कैश फ्लो के साथ कंपेयर करो तो आपको ऑलरेडी पता लग गया परचेज में क्या होगा, सेल में क्या होगा, डेप्रीसिएशन आपने करना क्या है, ठीक है ना। परचेज होगा आपने माइनस कर देना, ये आउटफ्लो है, सेल है प्लस हो गया बच्चों, डेप्रीसिएशन आपने कंसीडर नहीं करना। एग्जाम्पल देखो, सपोज ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू 2 लाख है, क्लोजिंग 1,80,000 है, डेप्रीसिएशन चार्ज करा 20,000, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिड वी बाय और सेल एनी मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर? सिंपल है बच्चों, देखो आपकी इक्वेशन ही बता रही है। अब आपको काफी सारी फिगर्स इसमें मिसिंग है ना, आपकी इक्वेशन ही बता रही है कि 2 लाख में से सपोज करो डेप्रीसिएशन माइनस करी तो क्लोजिंग वैल्यू निकल आई 2 लाख में से 20,000। तो ऐसे बच्चों आपने अपना माइंड यूज करना है। अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन ना, आपने वहां से कैलकुलेशन चेक करना है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में ना तो परचेज हुआ ना सेल हुआ, डेप्रीसिएशन से ही आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है। अब सेकंड मेथड क्या था, जो फिक्स्ड एसेट्स को हम कॉस्ट पे शो करते हैं, कॉस्ट पे, उसमें क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू। ये तो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में यूज होता ही है, ठीक है। अगर आपने सपोज सेल परचेज का बनाना है, उसमें भी डेप्रिसिएशन आप शो करोगे उस अकाउंट में, बट डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वेंट्री जो आपका एसेट अकाउंट सेपरेट मेंटेन होगा, उसमें डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये सेपरेट अकाउंट में कंसीडर होता है, ठीक है, जो आपका कॉस्ट वाला मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पुराने वाला है। क्लियर है बच्चों। तो इसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, एसेट का सेपरेट, डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट। डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट को आप प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट भी बोल सकते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हो। फंडा वही है जो आपने ऑपरेटिंग में करा था, फिक्स्ड एसेट अकाउंट सेपरेट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट सेपरेट। ये फाउंडेशन इक्वेशन रहेंगी। आपने अपना दिमाग यूज करना है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी है बच्चों, इक्वेशन मेनली यही रहेगा। क्लियर है। तो जो भी आप डेप्रीसिएशन निकालते हो ना बच्चों, ठीक है, उसको आपने फाइनली सारी डेप्रीसिएशन जो आपने निकाल ली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, वो आप निकालोगे जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है। उसके बाद ये जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है ना, ये डिस्पोजल वाला है। अब आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ठीक है। जब एसेट डिस्पोज ऑफ करोगे वहां पे तो आपको डेप्रिसिएशन शो करना ही है ना, तो यहां पे डेप्रिसिएशन वो लेके आओगे जो आपने ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड से निकाला है। और एक्यूमुलेटेड से निकाला कैसे है वो मैं आपको इक्वेशन बता रखा है। क्लियर है बच्चों। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया। अब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या रिपोर्ट करना है वो आपको पता ही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप शो कर दोगे, ऑपरेटिंग आपने कोई शो नहीं करनी। बार बार मैं बच्चों आपको चीजें ये रिपीट करता हूं सो दैट आपने भूलना नहीं है, ठीक है। डेप्रीसिएशन का पार्ट जो है, देखो, डू नॉट सब्ट्रैक्ट डेप्रीसिएशन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज अ नॉन कैश आइटम। आपको पता ही है ये नॉन कैश आइटम है, आपको एड बैक करना होता है। क्लियर हो गया ना पहले से ही, ठीक है। चलो एक बार आपको मैं थोड़ी सी कंसेप्चुअल इलस्ट्रेशन देता हूं। सपोज अप्रैल 1 में ओपनिंग था 5 लाख, 6.5 लाख हो गया 31 मार्च को, ठीक है। एसेट बैलेंस इंक्रीज हो गया, यहां से आप सीधा सीधा आपको यह भी पता लग रहा है कि भाई 1.5 लाख का इंक्रीज हुआ होगा, 1.5 लाख की मशीनरी परचेज करी है, मींस आउटफ्लो हुआ है। क्लियर है बच्चों, ये आउटफ्लो हुआ। आपको क्लियर है यहां से बच्चों। बहुत बार आपको ना कंफ्यूज करने के लिए फिगर्स मिसिंग होगी, दो भी हो सकती हैं। तब आपने ये देखना है कि यार यहां पे अगर डेप लगा होगा तो कितना हो सकता है, वैल्यू मैच कर लो, आपको आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। अब एक क्विक कंपैरिजन में दोनों मेथड्स में आपको बता देता हूं शॉर्ट में। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या कॉस्ट वाले में, इसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, रिटर्न डाउन में एक बनेगा, कॉस्ट में दो बनेंगे, ठीक है। जो जर्नल एंट्री रहेगा क्रेडिट एसेट अकाउंट में रहता है, इसमें क्रेडिट अकाउंट में भी होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी रहता है बच्चों। सेपरेट डेप अकाउंट इसमें नहीं बनता, इसमें बनता है। एसेट वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू, तभी तो मैंने उल्टा चला, एसेट वैल्यू जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रहेगा डेप्रिसिएशन कंसीडर करके, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम वार्निंग्स हैं जो आपने ध्यान रखनी है, मैंने आपके लिए बना रखी है बच्चों, बार बार कह रहा हूं। Never credit depreciation directly to the fixed account in this method. ये मेथड में जो आपने सेकंड वाला करा है, इसमें जो डेप्रीसिएशन है वो सेपरेट अकाउंट में कंसीडर होती है, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज करंट ईयर डेप्रीसिएशन विद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। यस, जो करंट ईयर की डेप्रीसिएशन है ना, आपने ये नहीं समझना कि वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ऑन सोल्ड एसेट्स।
दे आर डिफरेंट फिगर्स बच्चों। ऑलरेडी ऑपरेशनल में आपने बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ी है, ठीक है ना, ऑपरेशनल एक्टिविटी में। थर्ड, depreciation is a non-cash expense. It affects operating profit but is ignored in investing outflow. क्लियर है बच्चों? चलो अब सारे लेक्चर को एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। एसेट्स अगर कॉस्ट पे हैं, दो अकाउंट्स बनेंगे। सेल प्रोसीड जब होगा तो इन्वेस्टिंग इनफ्लो रहेगा। अगर आप कोई मशीनरी खरीदोगे आउटफ्लो रहेगा। डेप्रीसिएशन जो है आप ऐड बैक करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। क्लियर है बच्चों? अगर आपका फंडा क्लियर रहेगा ना, आप इन्वेस्टिंग तो बहुत ही इजी है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत गिनी चुनी एक्टिविटीज होंगी। कोई ऑपरेटिंग की तरह हजारों नहीं रहेंगी, दो तीन एक्टिविटीज होंगी। आपको एक्टिविटी देख के पता लग जाएगा कि इसमें इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे बच्चों ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा ना, तो आपने ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना है। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच बच्चों। कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।